हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे पुतुल ज्योति आवाज़ उठाती है और बोलती है कि अगर झनक के बारे में ये लोग पूछ लेंगे तो क्या ही गलत, पर बाबा आप रहने दीजिए, आप इस तरह से स्टैंड मत लीजिए वरना सब लोग घर में आपको ही गलत समझने लगेंगे। अगर वो लड़की कुछ करना चाहती है, अपनी ज़िंदगी में बनना चाहती है, अगर हम उसका हालचाल पूछ लेंगे तो इसमें कुछ हो नहीं हो जाएगा। और अदिति तुम अगर उसका हालचाल पूछ लेती तो क्या हो जाता। तभी अदिति बोलती है पुतुल दीदी प्लीज़ आप चुप रहिए, आप अपनी लाइफ से मेरे लाइफ का कंपैरिजन करना बंद कीजिए। ठीक है, आपने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऋषि को नहीं बोलूँगी या ऋषि की गलतियाँ माफ़ कर दूँगी। आपके हस्बैंड स्टार्टिंग से थे, बट ऋषि ऐसा नहीं था। ऋषि उस लड़की के आने की वजह से हुआ है, इसलिए मेरा पूरा का पूरा हक है मैं बोलूँ। तभी जेठू बोलते सही बोल रही हो, तुम्हारा पूरा का पूरा हक है अदिति तुम सब कुछ पूछने का। दूसरी तरफ यहाँ पे नीलू बोलती है और मेरा इस घर से जाने का, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। अरे मैं यहाँ पे इसलिए रहती हूँ क्योंकि शुभ हमेशा आउट ऑफ इंडिया रहता है और मैं कैसे जाऊँ आउट ऑफ इंडिया, मुझे तो ये नहीं समझ, वो काम के सिलसिले में जाता है। मैं उसके घर में उसके माँ बाबा के साथ कितना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, ये मेरा घर है, यहाँ मुझे अच्छा लगता है, बस इसलिए आ जाती हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है नीलू तेरे बाबा के कहने का ये मतलब नहीं था। नीलू बोलती है नहीं माँ मुझे सब समझ में आता है, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। तब यहाँ पे जेठू कहते हैं देखो ऋषि तुमने जो भी काम किया बहुत अच्छे से किया, मुझे उस काम पे कोई शक नहीं है। हालांकि तुमने अपने फ़ोन कॉल्स देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तुम्हें काम का प्रेशर होगा इसलिए तुम नहीं देख पाए, मुझे उसकी भी शिकायत नहीं है। उस लड़की का बहुत कर्ज है मेरे ऊपर, उसने अपना खून दे के मेरी जान बचाई थी, अगर तुम्हें उसकी जान भी बचानी पड़ी होगी तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है। क्या तुम उससे मिलने गए थे? तभी ऋषि बोलता है हाँ जेठू मैं एकदम लास्ट में गया था, एक्चुअली वो पूरा दिन से मिल ही नहीं रही थी, तो किसी तरह इन्वेस्टिगेट करके पता चला कि वो किसी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं मिला, एज ए ड्यूटी गया था, एज ए इंसानियत गया था, उससे पूछताछ की और उसके बाद मैं घर चला आया। तभी जेठू बोलते यही बातें तो इन लोग को जानने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है क्यों ऋषि वहाँ पे तो और भी बच्चे थे, तो तुम और सारे बच्चों की ड्यूटी क्यों नहीं करने लगे, क्यों झनक की ही ड्यूटी तुम्हें अच्छी लगती है करने के लिए? तभी ऋषि बोलता है कि प्लीज़ डोंट डू विद मी, ओके। मैं पहले भी कह चुका हूँ आदिति, मैं फिर से कह रहा हूँ तुमको, मेरे साथ ये सब करने की कोशिश मत करो। तुम मुझे बार बार इंसिस्ट करो कि वो सही नहीं होगा, मुझे क्या करना है, मैं किससे मिलने जाऊँगा, मुझे कब मिलना है, ये सब मैं डिसाइड करूँगा, ये तुम मुझे नहीं बता सकती हो कि मुझे किससे कब कहाँ पर जाके मिलना है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती रियली तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम मुझसे और इस टोन में क्यों ही बात कर रहे हो ऋषि? तभी यहाँ पे उसकी माँ भी भड़क जाती है और बोलती है हाँ ऋषि वो लड़की से मिलना तुम्हें क्यों लगता है इतना ज़रूरी है? यहाँ पे मैं ऋषि कब से परेशान है, यहाँ मैं अदिति, और तुम्हें उसकी नहीं पड़ी हुई है। तभी ऋषि बोलता है माँ वो भी एक लड़की है, क्या आप लोगों में से किसी ने पूछा उसके बारे में वो कैसी दिखाती है? अरे अदिति वो सब छोड़ो, क्या तुमने पूछा, तुम क्या एक बार भी गई उससे मिलने ये पूछने वो कैसी कैसी नहीं? उसका दुनिया में कोई नहीं है। चलो मान लिया कि तुम्हारी बहन भी नहीं, तुम्हारे बाबा की बेटी नहीं, कि इंसानियत के नाते पूछ सकती थी ना। इतनी कड़वाहट किसी के लिए किसी के मन में कैसे हो सकती है, मैं वो सोच रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ यहाँ पे अदिति बोलती तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, इस तरह से मेरे माँ बाबा ने भी नहीं बात किया। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है तो क्या करोगी, अपने बाबा से शिकायत करोगी, जेल कराओगी, मुझे करा दो, मुझे कोई टेंशन नहीं। पर अदिति तुम भी मुझे ह्यूमिलिएट करती, तुम ही जो मुझे रोज़ रात दिन टॉर्चर करती हो ना, मैं नहीं सह सकता। मैं हर दिन आके एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हर चीज़ का, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मुझे उसे भी पूरा करना रहता है। दूसरी तरफ अदिति जो होती है वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी यहाँ पे अभिमन्यु और तनुश्री समझाते हैं कि बेटा तू जो कर रहा है अदिति के साथ वो सरासर नाइंसाफ़ी और गलत है, वो तेरी बीवी है, तू उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनिरुद्ध जैसे ही ऑफिस से आता है वो अर्शी से पूछता है कि बड़ो माँ और जेठू नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? अर्शी बोलती मुझे क्या पता, होंगे घर में कहीं पड़े होंगे। अनिरुद्ध बोलता है वो रूम में नहीं है, मैं देख के आ गया हूँ, इनफैक्ट वो बाहर भी नहीं है और ना ही उनका कुछ सामान दिख रहा है, तो वो कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? अर्शी बोलती है मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, या फिर जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी तुम क्यों नहीं बता रही? अर्शी बोलती है मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं जा रही हूँ, कह के चला जाता है। उसके बाद अनिरुद्ध अपने सर्वेंट से पूछता है, वो बोलता है कि हाँ वो शाम को कहीं तो निकले थे, पर कहाँ के लिए निकले थे वो हमें नहीं पता है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध सोचता है कि वो फ़ोन लगाए, लेकिन तभी स्विच ऑफ रहता है। तभी वो अर्शी को तेज़ी से चिल्लाता है और बोलता है अर्शी अभी तक वो लोग का कॉल भी नहीं लग रहा है, क्या बात है, कोई बात हुई, तुमसे झगड़ा हुआ, प्लीज़ बताओ। तभी अर्शी मन में सोचती है अगर वो लोग ये घर छोड़ के भी चले गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अर्शी बोलती है कि मुझे कैसे पता होगा, और अनी मैं ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि क्या तुम्हें पता हो मेरे माँ बाबा जैसे हैं? तभी यहाँ पे अर्शी बताती माँ बाबा जैसे, कहीं तुम्हारे माँ बाबा तो नहीं है ना? तभी अनिरुद्ध बोलता है और यही अगर इंसल्ट मैं तुम्हारे
तुम्हारे माँ बाबा के साथ करूँ तो क्या तुम टॉलरेट कर पाओगी? अर्शी बोलती है बट वो माँ बाबा नहीं है और वो मेरे माँ बाबा है, कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, और एनीवेज़ मुझे जब नहीं पता है कहाँ है तो मैं कहाँ से बताऊँगी? तभी अनिरुद्ध बोलता है 1 मिनट में छोटान को कॉल कर लेता हूँ। वो जैसे ही छोटान को कॉल करके पूछता है, छोटान बताते हैं कि नहीं यहाँ पे भी जेठू और बड़ी माँ नहीं आए हैं। यह सुनकर तो एकदम से अनी की हालत ख़राब होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषि जो होता है वो रेडी होकर काम के सिलसिले में निकलने ही वाला होता है। तभी तनुश्री और अभिमन्यु आ जाते हैं। तनुश्री बोलती है कि मुझे तुझसे एक बात करनी है बेटा। हमें लग रहा है ना कि इन सब के पीछे उस पराशर का हाथ है और उसके सारे आदमियों का है जो बम ब्लास्ट कराया गया है। तभी तो इतना बड़ा सब कुछ केस हो गया और उसने अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए भी कॉल नहीं किया। ऋषि बोलता है ये सब क्या है, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं सुनना। पर तनुश्री जो होती है वो हल्ला करके जेठू और इंदुमती को भी बुला लेती है, जहाँ पे जेठू बोलते हैं क्या हुआ, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है पहले तो मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था, पर जब तनुश्री ने बताया और मैंने सारी चीज़ों को कनेक्ट किया तो मुझे भी लगने लगा आखिर वो इंसान जिसको बेटी बेटी बोलता है उसके साथ तो ये सब नहीं कर सकता था ना। ये सब करने के बाद उसने देखो कोई भी कॉल नहीं किया। अरे तुझे भी तो कॉल नहीं करके पूछा क्या हाल है क्या नहीं। देख बेटा वो जितने सीधे दिखते वो उतने हैं नहीं, वो लोग वैसे भी बहुत खतरनाक लोग हैं। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं तनुश्री मैं उन लोगों से मिला हूँ, वो लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं और पराशर लड़ाई लड़ता है, सिर्फ हक की लड़ाई लड़ता है, फालतू कामों के लिए नहीं करता है वो। तुम्हें नहीं पता वो लोग बहुत गरीब लोग हैं, उन्हें हर रोज़ अपने पेट के लिए हर रोज़ लड़ाई खड़ी करनी पड़ती, तब जाकर उन्हें उनके खेत का जो अनाज है वो सही दाम में मिलता है, वरना वो खाने को मर जाए। तभी तनुश्री बोलती है कि ऐसा आपको लगता है दादा भाई इसीलिए आप उसका साइड ले रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब किया धरा पराशर का ही है, तभी तो पुलिस उसको इतने सालों से ढूंढ रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनी जो होता है वेट करते करते उसकी आंख लग जाती है। तभी वहाँ पे उसको कॉल आता है और इंस्पेक्टर का बोलते हैं कि आपके जेठू तो मिल गए बट बड़ो माँ नहीं मिली, मेरा इंस्पेक्टर ला रहा है घर पे छोड़ने, वो आपको सारी बातें बता देगा। अनी जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो जेठू को देखता है, गले मिलता है और जेठू रोने लगते हैं। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर बोलता है क्या, इंस्पेक्टर बताता है कि ये लोग ट्रेन के पास मिले, वृद्धाश्रम जा रहे थे। तभी अनी बोलता है वो सब ठीक है जेठू, पर बड़ो माँ कहाँ है? जेठू बोलते हैं तेरी बड़ो माँ, मैं स्टेशन से उतरा था पानी लेने के लिए, पर तभी ट्रेन चलने लगी और ट्रेन चली गई। पता नहीं तेरी बड़ो माँ का क्या हाल हो रहा होगा और वो कैसे होंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी अनी बोलता है कि जेठू प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको मुझे एक बार तो बताना चाहिए था ना। तभी यहाँ पे जेठू बोलते कैसे बताता, अर्शी ने इतना ह्यूमिलिएट कर दिया था, इतना बोल दिया था हमें घर से जाने के लिए, उसने बोला हम जिस थाली में खाते छेद करते इसलिए जाना पड़ा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध अर्शी को चिल्ला के बुलाता है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर बोलता है कि प्लीज़ आप आपके घर के मैटर को सॉल्व कीजिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है, अदरवाइज़ मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे इंदुमती भी ऋषि को समझाती कि ऋषि मुझे ऐसा लगता है कि तू अदिति के साथ गलत कर रहा है और वो लोग खतरनाक लोग हैं, जितना उनसे दूर रहेगा उतना अच्छा रहेगा तेरे लिए। तभी तनुश्री जो होती है समझाती है कि देख बेटा तुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये लोग बहुत ख़तरनाक लोग, तुझे पता है ना गांव में भी तेरे साथ इन लोगों ने ज़बरदस्ती करके शादी करा दी थी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है माँ वो दोनों बहुत ही अलग चीज़ है और मैं जानता हूँ वो लोग बहुत अच्छे, और पराशर जी तो तब थे भी नहीं। एनीवेज़ मैं आप लोगों से सब डिस्कस ही क्यों कर रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे अर्शी बोलती है तुम मुझे इतना तेतीश क्यों बुला रहे हो। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि क्या तुमने बड़ों माँ जेठू की इंसल्ट की, क्या उनको घर से जाने के लिए तुमने इंसिस्ट किया। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती कम ऑन अनी, मैं इन लोगों को क्यों बोलूँगी, और वैसे भी ये लोग को बोलने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि झूठ मत बोलो अर्शी, मुझे पता है, मैं तुमसे सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सच नहीं बता सकते। तभी अर्शी बोलती तुम्हें ऐसा लगता है अनी, हाँ। तभी यहाँ पे जेठू बोलते प्लीज़ अनी तुम मेरी वजह से इसे मत डांट। तभी अर्शी डांटने लगती, बोलती बस करिए, आग लगा के कुछ मत बोलिए, मैंने आपको बोला था घर से जाने के लिए, नहीं ना मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप, हाँ मैंने कहीं ना कहीं कुछ सच बोली होंगी ऐसी बातें, लेकिन इस तरह से घर से जाने के लिए इनको किसने बोला था। ये लोग को खुद सोचना चाहिए ना, जब इस घर में तुम लाए हो तो तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाएंगे ना। तभी अनी जो होता है वह राजू को बुलाता है और बोलता है कि तुम पहले बताओ क्या मैडम ने सच में बड़ों माँ और जेठू को डांटा था या नहीं डांटा था। तभी यहाँ पे अर्शी उसको आंखों से धमकी देने लगती है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बताता है। दूसरी तरफ यहाँ पे तनुश्री जो होती है वो ऋषि को समझाती है कि देख बेटा तेरी और अदिति की शादी हो गई, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ तुम लोग की शादियों की उलझनें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, तुम लोग खुश नहीं हो, लेकिन खुश भी कैसे रहोगे। देख बेटा तू रात दिन उस लड़की के बारे में जो सोचता है वो गलत है। अदिति ने तुझसे शादी की किस लिए की, क्योंकि तुझसे प्यार करती है ना, और तू अगर उससे इस तरह से मिसबिहेव करता रहेगा तो अच्छा रहेगा क्या। अगर तेरे बाबा मेरे साथ ऐसे ट्रीट करते तो उसको बर्दाश्त कर पाता नहीं ना। अदिति तुझसे प्यार करती हो, चाहती तो उसको
प्यार करे, प्यार से बात करे, ऐसे फैमिली वालों के सामने चिल्लाए, ये सब नहीं अदिति डिज़र्व करती बेटा। और मैं नहीं चाहती मेरी बहू के साथ कुछ अन्याय हो, इस घर की लक्ष्मी है। बाकी तेरी मर्जी है, तू समझ सकता है क्या सही है क्या गलत है। तुझे उस लड़की के बारे में कम सोचना पड़ेगा। मुझे पता है आज तू जाएगा, बट फिर भी इस बात को ध्यान में सोच। दूसरी तरफ हम देखते हैं कंका दौड़ के आती है और वह पराशर को बताती है कि जिस कॉलेज में झनक बिटिया का एडमिशन हुआ था वहाँ पे बहुत ही बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है तूने क्या बोला, झनक बिटिया, ये क्या बोला। तभी यहाँ पे कंका बोलते मुझे झनक बिटिया से कभी प्रॉब्लम नहीं था, मुझे अगर समस्या थी तो तुझसे थी। और हाँ, मैंने उसको झनक बिटिया कह दिया तो क्या हो गया, वो बिटिया लगती ही है ना। उसके कॉलेज में बड़ा धमाका हुआ है, पहले वो जानने की कोशिश करो। तभी यहाँ पे दामू वीर का कॉल लगाता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। दामू तुरंत लेके आता है और वो यूट्यूब पे चल रहे हुए न्यूज़ को दिखाता है और बोलता है देखिए पराशर भैया, इतना बड़ा हादसा हो गया, झनक बिटिया का कॉलेज है, मैं गया हूँ इसके अंदर, मुझे पता है। तभी यहाँ पे पराशर जो होता है वो घबरा जाता है, बोलता है पता नहीं बिटिया कहाँ पे होगी, कैसी होगी, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे पता करूँ उसके बारे में। तभी यहाँ पे कंका बोलती है उसको कॉल लगा के पूछो पहले कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी पराशर कॉल लगाने लगता है, जहाँ पे कंका मना भी करती है और बोलती है अगर तुम इस तरह से कॉल लगाओगे तो पुलिस को तुम्हारा एड्रेस लोकेशन सब पता चल जाएगा और इसके वजह से उनको आना पड़ेगा, और अगर एक बार वो लोग आ गए तो हम भी झूठ नहीं बोल पाएंगे। तभी पराशर बोलता है मुझे वो सब चीज़ की नहीं पड़ी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे मत आना, ठीक है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि जो होता है वह अपने जूनियर से बात करता है और बोलता है प्लीज़ जितने भी बच्चे क्या सही सलामत सब लोग पहुँच गए हैं। तभी पुलिस बताता है सिर्फ 2 बच्चे काफ़ी ज़्यादा घायल हैं, वो अभी भी एडमिट है हॉस्पिटल में, बाकी सभी बच्चे डिस्चार्ज हो गए हैं सर। और बाकी सारे बच्चे जो हॉस्टल्स में थे उन सबके पेरेंट्स आए हुए हैं लेने के लिए, लंबी छुट्टियों पे लेके जाने वाले हैं, तो कॉलेज अल्टीमेट 2-3 दिन के लिए बंद ही रहने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं झनक जैसे ऋषि के सामने आती है और यहाँ पे स्टूडेंट काउंसलर्स के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं सर ये लोग को छुट्टी चाहिए 2-3 दिन के लिए। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है अरे हाँ हाँ आप लोग छुट्टी लेके जा सकते हैं, एक काम करो झनक तुम भी शिमल बोनी के लिए निकल जाओ, आखिर तुम यहाँ पे कैसे रहोगी, क्योंकि हॉस्टल के सारे बच्चे निकल चुके हैं, कोई यहाँ पे है नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं सर हमारे घर बहुत दूर है, हमें जाने आने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं यहीं हॉस्टल में रह लूँगी और मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगेगा। तभी यहाँ पे वर्डीन बोलता है कि ऐसे कैसे तुम रह पाओगे अकेले, वो तो सोचो। ऋषि अपने ही मन में अपने आप को गिल्ट देने लगता है कि काश झनक मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। तभी हम देखते हैं कि आयुष आता है, जैसे ही झनक आयुष को देखते है उसकी केयर करने लगते हैं और पूछते हैं आयुष सर जी आप ठीक तो हैं, क्या हो गया। आयुष बोलता है झनक मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पैरों में चोट लग गया है, तुम ठीक हो कि नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है हाँ बस हाथ में चोट लगा, पैरों में जलन, बट ये सब नॉर्मल चोट है, इतना नहीं लगा है। आयुष बोलते तुम जा रही हो झनक गाँव क्या। झनक बोलती नहीं आयुष जी मैं नहीं जा रही हूँ। दूसरी तरफ ऋषि बोलता है मुझे नहीं लगता तुम्हें रुकना चाहिए। जैसे ही आयुष बोल देता है वो रुकेगा, ऋषि को जलन सी होने लगती है और वो बोल देता है झनक मुझे लगता है तुम्हें अपने गाँव के लिए लौट जाना चाहिए। पर झनक मना कर देती है, बोलती है क्यों, ऐसा कोई रूल है क्या, मुझे भी लौटना पड़ेगा, मैं यहाँ हॉस्टल में रह सकती हूँ, मैं अपना ध्यान भी रख सकती हूँ, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज के जितने भी गार्डियंस रहते हैं वो ऋषि को धन्यवाद कहते हैं और बोलते हैं सर आपके कोऑपरेशंस की वजह से हमारे बच्चे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट हो पाए और सुधार भी हो पाए। जहाँ पे झनक जो होती बहुत ही प्राउडली मोमेंट से देख रही होती ऋषि को और बोल रही थी एक दिन पूरा देश आप पर अभिमान करेगा। आगे एपिसोड पर बनी दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।